अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, लास्ट टाइम जब उन्होंने अपनी रिच पीपल वाली लिस्ट प्रोड्यूस की थी, लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन के ऑनर बर्नार्ड आर्नोल्ड उस लिस्ट में टॉप पे थे। उनका नेटवर्थ अराउंड $230 बिलियन का था। ये नंबर काफी ही बड़ा है, तो चलिए इसे एक बार समझते हैं। बर्नार्ड आर्नोल्ड की नेटवर्थ दुनिया की 75% कंट्रीज की जीडीपी से ज्यादा है। जी हाँ, एक इंसान के पास इतना पैसा है कि वो कई कंट्रीज से भी ज्यादा रिच है। इस तरीके की वेल्थ अपने लाइफ टाइम में कोई भी स्पेंड नहीं कर सकता, चाहे उसके शौक कितने भी महंगे क्यों ना हो। सीरियसली, बर्नार्ड आर्नोल्ड अभी 75 इयर्स के हैं और हो सकता है उन्होंने अपना हेड क्रायोजेनिकली फ्रीज करा लिया होगा ताकि वो हमेशा के लिए जिंदा रह सके। लेकिन जस्ट टू मेक अ पॉइंट, ये अज्यूम करते हैं कि वो 100 इयर्स तक जिंदा रहेंगे। अपने टोटल $230 बिलियन को स्पेंड करने के लिए उन्हें अपनी पूरी लाइफ टाइम में अप्रोक्सीमेट $28 मिलियन डेली स्पेंड करने होंगे। ये नंबर 20 गुना ज्यादा है किसी एवरेज अमेरिकन की पूरी लाइफ टाइम की इनकम से। हर दिन यानी कि 9135 दिनों तक उन्हें इतना ही अमाउंट खर्च करना होगा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, हालांकि बर्नार्ड आर्नोल्ड दुनिया के सबसे रिच पर्सन हैं, लेकिन वो हिस्ट्री के सबसे रिच पर्सन नहीं हैं। इनफैक्ट अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो वो हिस्ट्री के रिचेस्ट पर्सन के आसपास भी नहीं आते। उस वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी की वेल्थ बर्नार्ड आर्नोल्ड, एलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बफेट और जेफ बेजोस से कहीं ज्यादा थी। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के सबसे रिच पर्सन की, और इस पर्सन की नेटवर्थ इतनी ज्यादा थी कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। मेरे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फनी बात यह है कि इतनी ज्यादा वेल्थ होने के बावजूद चांसेस ये हैं कि आपने इस पर्सन का नाम नहीं सुना होगा। तो चलिए मैं आपको इसको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। इस पर्सन का नाम था मानसा मूसा, द रिचेस्ट मैन इन हिस्ट्री। और जहाँ तक की बात है कि आपने इसका नाम नहीं सुना है, इसके दो रीजन हैं। पहला ये कि मानसा ऑलमोस्ट 750 ईयर्स पहले पैदा हुआ था, और दूसरा ये कि वो माली एम्पायर का सुल्तान था। माली एम्पायर वेस्टर्न अफ्रीका का सबसे बड़ा एम्पायर था। 14th सेंचुरी में अपने चरम पर ये लगभग 8 लाख किलोमीटर में फैला हुआ था और वर्ल्ड की लगभग 5% पॉपुलेशन इसमें रहती थी। यह एम्पायर कुछ ही जनरेशंस में काफी तेजी से फैला, जिसको कि अफ्रीकन ट्रेड का गोल्डन एज भी कहा जाता है। माली एम्पायर की अनलिमिटेड वेल्थ केवल दो चीजों से बनी थी, गोल्ड और सॉल्ट, यानी कि सोना और नमक। ये दोनों ही अफ्रीका में काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद थे। इतना ज्यादा कि लगभग आधी से ज्यादा गोल्ड जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया में मिलता था, वो माली की सिर्फ 3 गोल्ड माइंस से आया था। गोल्ड से वेल्थ क्रिएट होती है, ये तो सबको पता ही है, लेकिन आज के हिसाब से देखें तो ये काफी अजीब लगेगा कि माली एम्पायर की वेल्थ नमक से भी आती थी। लेकिन 14th सेंचुरी अफ्रीका में सॉल्ट काफी ही वैल्यूएबल कमोडिटी थी। कई केसेस में ये गोल्ड जितना ही महंगा था। सुनने में ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सही साउंड करेगा जब इसे इस तरीके से सोचेंगे कि सॉल्ट ह्यूमन डाइट के लिए काफी जरूरी हिस्सा है और हम इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। ये खाने को टेस्टी बनाता है और खाने को प्रिजर्व करने का भी काम करता है। ये उस टाइम बहुत जरूरी था क्योंकि कोई रिलायबल रेफ्रिजरेटर उस टाइम अवेलेबल नहीं होता था। जिन इलाकों में नमक की कमी थी वहाँ वो प्राइसलेस था। दूसरी तरफ गोल्ड सिर्फ शाइनी था। आज हम इससे काफी चीजें बना सकते हैं, लेकिन उस टाइम गोल्ड सिर्फ शाइनी था और उसका कोई और खास यूज नहीं होता था। मानसा मूसा अराउंड 1280 एडी में पैदा हुआ था और माली एम्पायर का 10वां सुल्तान लगभग 1312 एडी में बना। उसका सुल्तान बनना भी थोड़ा सा अजीब था, क्योंकि अबू बकरी कीटा II जो उस टाइम के रूलर थे, उसे जब ये पता लगाना था कि अटलांटिक ओशन के दूसरी तरफ क्या है, तो उसने मानसा मूसा को केयर टेकर बना दिया। एम्परर ने अपने साथ लगभग 3000 शिप्स ली और अपना पूरा एम्पायर और अपनी पूरी वेल्थ मानसा के हाथों में सौंप कर ओशन में ये पता लगाने चला गया कि दूसरी तरफ क्या है। अभी तक हमें यही पता है कि ना ही अबू बकरी और ना ही उसकी 3000 शिप्स दोबारा कहीं दिखाई दी। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि वो साउथ अमेरिका पहुंच गया था, पर उसके बारे में कभी और बात करेंगे। जरूरी बात ये है कि माली एम्पायर का ये एम्परर कभी वापस नहीं लौटा और मानसा मूसा को ऑफिशियली राजगद्दी पे बिठा दिया गया, जहां से उसने अपने साम्राज्य को और फैलाना शुरू कर दिया। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि मानसा फर्स्ट नेम नहीं है, बल्कि एक जॉब टाइटल है, जिसका मतलब होता है एम्परर या सुल्तान। अफ्रीका के एक महान एम्पायर का सुल्तान होने के नाते मानसा मूसा कितना रिच था, ये नंबर्स में जानने से पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब मानसा मूसा ने ये डिसाइड किया कि वो मक्का हज करने जाएगा और ये तीर्थ यात्रा करेगा, तो उसे ये जर्नी एक ऐसी
यादगार जर्नी बनानी थी कि ऐसी किसी ह्यूमन ने ना की हो। जब मैं एक ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ तो मेरा मतलब है 60,000 आदमी और औरतें, 100 हाथी, 80 कैमल्स, 500 पर्सनल गार्ड्स और सबके लिए काफी सारा खाना। बेसिकली मानसा मूसा ने ये 4500 किलोमीटर की यात्रा एक मूविंग चलते फिरते शहर के साथ की थी, जहाँ तक आंखें देख सके लोगों को इतना बड़ा काफिला साथ चल रहा था। अब आप जब कहीं जाते हो तो साथ में थोड़ा पैसा लेकर जाते होंगे, उसी तरह से मानसा मूसा ने भी यही किया। मानसा मूसा के केस में बस ये था कि वो 21,000 किलो सॉलिड गोल्ड लेकर चला, कहीं अगर खर्च करने की जरूरत पड़ जाए तो। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि उसने इतना सारा गोल्ड कैसे ट्रांसपोर्ट किया होगा, तो ये काम उसने अपने 12,000 स्लेव्स को दे रखा था, जिसको उसने 2 किलो सॉलिड गोल्ड पर पर्सन के हिसाब से दिया था। इसके अलावा वो कई हजार किलो गोल्ड का चूरा, जिसे गोल्ड डस्ट भी कह सकते हैं, वो भी लेकर गया था, जो उस टाइम उसके एम्पायर की करेंसी थी। सब कुछ मिला जुला के हजारों लोग, कई 100 जानवर और कई हजारों किलो गोल्ड। तो ये कहना सही होगा कि वर्ल्ड में ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा होगा जिस वेल्थ का डिस्प्ले मानसा मूसा ने अपनी मक्का ट्रिप पे किया था। सच्चाई में ये वेल्थ का डिस्प्ले ऐसा नहीं था जैसा दिखता है। जी हाँ, मानसा मूसा ये सारा गोल्ड अपने लिए नहीं लाया था, उसने ये सारा गोल्ड दान देने का प्लान किया था। ये कहा जाता है कि रास्ते में उसने इतना सारा सोना गरीबों को दान किया कि सोने की कीमतों में भारी गिरावट आ गई, जिसकी वजह से नॉर्थ अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला और उसकी मेजर गोल्ड ट्रेडिंग सिटीज जैसे कायरो, मदीना और मक्का में काफी टाइम तक रिसेशन रहा। वो बेसिकली आज के मिस्टर बीस्ट की तरह था, लेकिन वो सिर्फ गोल्ड ही नहीं दान करना चाहता था, मानसा मूसा अपना बिलीफ भी लोगों में फैलाना चाहता था। हिस्ट्री का सबसे रिच आदमी होने के साथ ही वो सिर्फ अपनी बात ही नहीं फैलाना चाहता था, बल्कि उसने ये ट्रेडिशन भी शुरू किया कि हर शुक्रवार को उसका काफिला चाहे जहाँ भी हो वो एक मस्जिद बनवाता था। अब ये ट्रिप लगभग 2 साल तक चला, तो उसने इस दौरान काफी सारी मॉस्क बनवा दी। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए इसे इस तरीके से देखते हैं कि मानसा मूसा को माली एम्पायर पे रूल किए हुए काफी टाइम बीत चुका है और उस टाइम के लिखे हुए रिकॉर्ड्स भी काफी कम हैं। इसका मतलब ये कहना मुश्किल है कि उसकी इंटेंशंस इस तीर्थ यात्रा पर सिर्फ दान देना और स्पिरिचुअल ही थी। कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि वो वर्ल्ड को अपनी वेल्थ दिखाना चाहता था, ताकि वो अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर पाए, अपने एनिमीज को डरा पाए और माली एम्पायर को दुनिया के मैप पर ला सके। और यही हुआ, लिटरली और फिगरेटिवली, क्योंकि उसकी इसी ट्रिप की वजह से मानसा मूसा ने अपने और अपने एम्पायर का काफी नाम दुनिया में फैलाया। दोनों ही पहली बार वर्ल्ड के मैप पर दिखने लगे। उन्हें कार्ल्टन एटलस में भी दिखाया जाने लगा, जो कि 14th सेंचुरी का काफी इम्पोर्टेंट नक्शा था। आप इस मैप पर मानसा मूसा को देख सकते हैं, जिसके हाथ में गोल्ड कॉइन है। वो तीर्थ यात्रा एक रिक्रूटमेंट कैंपेन की तरह भी था। मानसा मूसा की वेल्थ, उसकी उदारता और उसकी पावर ने उसके काफी सारे सपोर्टर्स बनाए और उसने उस टाइम के कई बुद्धिजीवी और आर्टिस्ट लोगों को हायर किया और अपने एम्पायर में लेकर आया। अब उसके वापस आने की भी बात कर लेते हैं। वापस आते हुए मानसा मूसा अपने एम्पायर के बॉर्डर पर गोल्ड डस्ट रास्ते में गिराता हुआ आया। उसने कई मस्जिद और मदरसे भी बनवाए, जो कि उस टाइम के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस माने जाते थे। लेकिन एक जगह थी जहां उसने काफी फोकस किया और वो जगह थी टिम्बकटू। ये वर्ड आपने सुना ही होगा, मगर शायद आपको ये नहीं पता होगा कि ये जगह कहाँ है। आजकल इंग्लिश लैंग्वेज में टिम्बकटू उस जगह के लिए यूज होता है जो कि काफी दूर हो। ये शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि 1830s तक कोई यूरोपियन वहां तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन ये नाम एक्चुअली में मानसा मूसा की वजह से फेमस हुआ। अपने ट्रिप की वापसी में उसने टिम्बकटू को अफ्रीका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक काफी इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर बनवा दिया। द जिनजेबर मॉस्क, जिसके लिए मानसा मूसा ने 200 किलो सोना दिया था, वो आज भी है और टिम्बकटू यूनिवर्सिटी का पार्ट है। एक समय में ये यूनिवर्सिटी दुनिया के बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में गिनी जाती थी, जिसमें 25,000 स्टूडेंट्स थे और एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें कि अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी से भी ज्यादा किताबें थी। और अब तक यूरोपियंस यही सोचते हैं कि अफ्रीका काफी अनकल्चर्ड लोगों से भरा हुआ है। मानसा मूसा की एग्जैक्ट वेल्थ का पता लगाना तो मुश्किल है, मगर इन्फ्लेशन के हिसाब से कई लोग ये कहते हैं कि उसकी वेल्थ लगभग $400 बिलियन होगी, जो कि नॉर्वे और आयरलैंड की जीडीपी के बराबर है। मानसा मूसा इतना रिच था कि उसकी वेल्थ का एग्जैक्ट नंबर जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी वेल्थ लिमिटलेस थी। वो जो चाहता था वो करता था, जब चाहता था तब करता था। लकीली ज्यादातर टाइम उसने अपनी वेल्थ, अपनी दौलत दूसरों की लाइफ बेटर करने में लगाई। और आप इस बात से एग्री तो करते ही होंगे कि इससे भी कई बुरे तरीके हैं दुनिया की सबसे ज्यादा वेल्थ को स्पेंड करने के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।